हानवे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा अपसेट होती है कि वो जिन्हों से भी बातें करना बंद कर देती है। अगले दिन स्कूल में वो किटन को भी एनिमल सेंटर पहुंचा देती है। ये सब देखकर जिन्हों को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो हानवे से बातें करने की बहुत कोशिश करता है, बट हर बार हानवे उसे इग्नोर कर देती है। आज लैब में सब लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रुप में डिवाइड होना पड़ता है, बट हानवे जिन्हों के साथ ग्रुपिंग ना करके जैंग एंड जिमी के साथ कर लेती है। इधर जुंडा और उसके चमचे जिन्हों को अपनी टीम में शामिल होने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खुद एक्सपेरिमेंट का ई तक नहीं आता था और जिन्हों के सहारे उन्हें एक्सपेरिमेंट में अच्छे मार्क्स पे मिल ही जाएंगे। लेकिन जिन्हों का ध्यान एक्सपेरिमेंट पे नहीं बल्कि हानवे पे होता है, जिसके कारण से ये तीनों अकल के अंधे गलत केमिकल्स को मिक्स कर लेते हैं। जिन्हों ये देखता है और उसे याद आता है कि 10 साल पहले इसी केमिकल से लैब में आग लग गई थी और इसका फायदा उठाकर जुंडा ने मुझे पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत किया था। इसलिए वो केमिकल को शेक करने से इन्हें फौरन मना कर देता है, जिससे इस बार आग नहीं लगती है। जिंगा बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने सच में पास्ट को बदल दिया है, लेकिन इसी वक्त हानवे के केमिकल में आग लग जाती है और आग देखते ही हानवे को वो सीन याद आने लगता है जब उसके सामने उसकी फ्रेंड नंदन जल रही थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी। इधर जुंडा जिंगा के ऊपर जानबूझकर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करने वाला होता है कि वो साइड हट जाता है, जिससे स्प्रे इस जैंग के ऊपर हो जाती है और जिंगा की जगह ये लोग इस बार जैंग का मजाक बना देते हैं। बेचारा जैंग इन लोगों से छुपने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी वक्त स्कूल में ई जिंगा से मिलने के लिए आई होती है और वो जैंग को बिना कपड़ों के दौड़ते हुए भी देख लेती है। ई को जैंग के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो जैंग से कहती है कि जुंडा ने तुम्हें परेशान किया है, उसने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया है, इसलिए मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। ई ऑलरेडी जानती है कि जुंडा उसके भाई को भी बहुत परेशान करता रहता है। पहली बार के पास्ट में जब जिंगा सुसाइड करने वाला था तब हानवे ने उसे रोककर ऐसी ही बातें बोली थी जैसे इस बार ई ने जैंग को बोला है। ये सब देखकर जिंगा समझ जाता है कि वही चीजें वापस से रिपीट हो रही हैं। जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। पास्ट को हम नहीं बदल सकते हैं। पिछली बार विक्टिम मैं था और इस बार जब मैंने ये सब ठीक करना चाहा तो मेरी जगह विक्टिम जैंग बन गया है। इसलिए अब जिंगा ई की जगह खुद जुंटाओ के पास जाता है और सबके बीच उसकी पैंट उतार देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ई करती और फिर जुंडाओ ई से रिवेंज लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता। ठीक ऐसी ही हरकत हानवे ने पिछली बार भी की थी, जिससे जुंडाओ ने उसे उस दिन से परेशान करना शुरू कर दिया था। इन सब के बाद हानवे ज़ेन्यू को बहुत मैसेजेस करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम बहुत बदल गए हो। पर ज़ेन्यू हानवे के मैसेज को देखकर 2 मिनट के लिए सैड तो हो जाता है, बट वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। यही बातें हानवे सैड होकर अपनी डायरी में भी लिख रही होती है और जिंगा के पास वाली डायरी में भी यही बातें अपीयर हो जाती है, जिससे जिंगा को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये ज़ेन्यू कौन है, हानवे इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती रहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में साहिबे हानवे को बताती है कि मैं ज़ेन्यू की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और उसके आज के होने वाले कॉन्सर्ट में मैं जाना चाहती थी, पर मेरी मॉम ने मुझे टिकट के लिए पैसे ही नहीं दिए। ज़ेन्यू का नाम सुनते ही हानवे थोड़ी देर के लिए उदास हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो ज़ेन्यू से बात करने के लिए उसके कॉन्सर्ट में ही जाएगी। इसलिए वो जिंगा और साहिबे एंड जैंग से छुप के स्कूल से निकल रही होती है। जिंगा भी जो हानवे को स्कूल में नहीं देखता है तो उसे हानवे की बहुत फिक्र होने लगती है। वो हर जगह हानवे को ढूंढने लगता है, क्योंकि पास्ट में हानवे ने आज के दिन से ही स्कूल आना बंद कर दिया था। जिंगा सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो चीजें बदल कर रहेगा। काफी ढूंढने पे उसे हानवे दिख जाती है, लेकिन जुंडाओ जिंगा से रिवेंज लेने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। इसलिए अब जिंगा के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वो हानवे को जबरदस्ती उठा लेता है और खुद उसके साथ जुंडाओ से बचने के लिए एक रूम में लॉक हो जाता है। मगर हानवे जिंगा का ऐसा रवैया देखकर उसमें बहुत गुस्सा आ जाती है। वो गुस्से में जिंगा को बहुत भला बुरा कहने लगती है। इनफैक्ट वो इसी वक्त पुलिस को भी कॉल लगाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंगा उसे यहाँ अकेले में लाकर उसका फायदा उठाना चाह रहा है। जिंगा उसे कहता है कि आज अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम वापस कभी नहीं स्कूल आ पाओगी। जिंगा तो ये सारी बातें पास्ट के अकॉर्डिंग उसे बोलता है, बट हानवे उसकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देती है और रूम के विंडो से वो बाहर चली जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी ज़ेन्यू के कॉन्सर्ट में भी पहुंचती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जिंगा भी उसके पीछे चला जाता है। कॉन्सर्ट शुरू होते ही ज़ेन्यू स्टेज पे आता है और वो जैसे ही हानवे को अपने सामने देखता है तो कॉन्सर्ट छोड़कर वो यहाँ से चला जाता है। हानवे भी ढीठ है। वो ज़ेन्यू से बात करने के लिए उसके मेकअप रूम में भी पहुंच जाती है। हानवे को देखते ही ज़ेन्यू के एजेंट उस पर बहुत चिल्लाने लगती है, क्योंकि ज़ेन्यू एक स्टार है और उसके रूम में कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं आ सकता है। हानवे भी एजेंट की बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो ज़ेन्यू से कहने लगती है कि तुम इतने शेल्फिश कैसे हो सकते हो,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम उसे एक बार मिलने तक नहीं जाते हो। जैन्यू भी बोलता है कि तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन रियलिटी में मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर हानफे जिस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि नन्नन है। अब हानफे को जैन्यू के सेल्फिशनेस को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अग्रेशन में उसकी रखी हुई गिटार तोड़ देती है। जिंगाओ रूम के बाहर खड़ा था और उसने भी जैन्यू की बोली हुई बातें सुन ली थी। वो इसी वक्त आकर जैन्यू को एक पंच लगा देता है। ये सब होने से जैन्यू के एजेंट गार्ड को बुला लेती है, जिससे हानफे एंड जिंगा को अब यहाँ से जाना पड़ता है। फिर एजेंट जैन्यू को उसका कंपनी के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाती है। दरअसल 1 साल पहले जैन्यू ने म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जैन्यू सिर्फ अपने करियर और अपने रेपुटेशन पे ध्यान देगा। वो कभी भी किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं बना सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे कंपनी के सारे पैसे वापस लौटाने होंगे, जो कि जैन्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जैन्यू की लाइफ भी इजी नहीं है। वो भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स में है जो किसी से वो शेयर नहीं करता है। जैन्यू के पास एक पिक्चर होती है जिसमें उसके साथ नन्नन एंड हानफे दोनों ही हैं। ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को डील करना, साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब इनकी जान बसी थी एक दूसरे में। लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इनमें फ्रेंडशिप नहीं है और ना ही एक दूसरे से कोई कॉन्टेक्ट है। पिछली बार आज के दिन हानफे के साथ जो होने वाला था उसे तो जिंगाओ ने बदल दिया। देखते हैं क्या वो आगे चीजों को बदल सकता है, क्या सच में वो हानफे को मरने से बचा लेगा। हानफे जैन्यू की बातों से बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो अपनी डायरी ओपन करती है और आज के मैटर को वो लिखने लगती है, बट अचानक से वो बहुत रोती है और डायरी पे उसके टीयर्स भी गिरते हैं, जो कि जिंगाओ के पास वाली डायरी में भी अपीयर हो जाते हैं। टीयर्स को देखते ही जिंगाओ समझ जाता है कि हानफे रो रही है, इसलिए वो हानफे का मूड ठीक करने के लिए उसे विंडो के पास आने को बोलता है। बट इसी वक्त हानफे के डैड रूम में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि हानफे स्टडी करना छोड़कर फोन पर किसी से बात कर रही है, इसलिए वो हानफे को स्टडी करने को बोलकर उसका फोन यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हानफे विंडो पे जाती है तो जिंगाओ उसे हंसाने के लिए अपने विंडो पे काफी मेहनत से स्माइली बनाता है। फिर हानफे को इंसिस्ट करके जिंगाओ पास वाली बीच पे उसे घुमाने को ले जाता है, ताकि हानफे के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसका स्ट्रेस कम हो जाए। हानफे यहाँ पर जिंगाओ से बहुत सारी बातें शेयर करती है, जिसे सुनकर जिंगाओ को समझ आ जाता है कि हानफे अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली है और उसके रिलेशंस अपने डैड के साथ भी ठीक नहीं है। अगले दिन मिस्टर याओ स्टूडेंट के लिए क्लास मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसको जाइबे लीड करती है। इसमें 2 ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। एक ग्रुप का नाम रियलिटी होता है और दूसरे ग्रुप का नाम ड्रीम। ड्रीम ग्रुप का हेड जिंगाओ को बनाया जाता है और रियलिटी ग्रुप का हेड लड़झगड़ के जुंडाओ बन जाता है। लेकिन जहाँ जुंडाओ जैसा बददिमाग लड़का रहेगा वहाँ चीजें सही कैसे रह सकती है। मीटिंग के दौरान जुंडाओ अपनी धौस वापस से दिखाने लगता है, जिसपे हानफे को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर जुंडाओ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आर्म वेस्टल में जीत जाओगी तो मैं क्लास में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हानफे भी जुंडाओ की बात मान लेती है और पूरी क्लास इनके आर्म वेस्टल को देखने में लग जाते हैं। पूरा क्लास तो ये देखकर बहुत एंजॉय कर रहा होता है। जिंगाओ भी हानफे की हेल्प करने के लिए उसके साइड रहकर जुंडाओ को हराने की कोशिश कर रहा था कि इसी वक्त प्रिंसिपल आकर इन्हें ऐसे देख लेते हैं। क्लास मीटिंग कैंसिल हो जाती है और प्रिंसिपल इनके इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए इन्हें और साथ में मिस्टर याओ को काफी डांट लगाते हैं, क्योंकि मिस्टर याओ इनके क्लास टीचर हैं और वो इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल की बात से मिस्टर याओ सैड होते हैं, जिससे हानफे एंड जिंगाओ को उनके लिए बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि मिस्टर याओ एक ऐसे टीचर थे जो कि बच्चों को हमेशा से मोटिवेट करते थे और एक फ्रेंड की तरह उनके प्रॉब्लम्स को समझा भी करते हैं। आज ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल मिस्टर याओ को हमेशा टोन भी मारते हैं, क्योंकि उनके क्लास के स्टूडेंट्स पूरे स्कूल के वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करने के बजाय दिन भर दूसरे काम में अपना ध्यान लगाते हैं। आज जैंग का बर्थडे होता है और बर्थडे पे इन्हें ट्रीट देने के लिए वो सबको एक रेस्टोरेंट ले आता है, लेकिन ये वही रेस्टोरेंट होती है जिसमें ननन के साथ वो हादसा हुआ था। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि इस रेस्टोरेंट को देखकर हानफे के साथ साथ जिंगाओ को भी बहुत अजीब फीलिंग होने लगती है, जबकि आज से पहले हानफे तो इस रेस्टोरेंट में आ चुकी है, मगर जिंगाओ इससे पहले इस रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं आया था। जैंग का मन रखने के लिए हानफे रेस्टोरेंट में आ जाती है। रेस्टोरेंट भी पहले के मुकाबले बहुत बदल गया था। पहले ये बारबेक्यू की रेस्टोरेंट हुआ करती थी, बट अब यहाँ दूसरे डिशेस मिलते थे। ये सब देखकर हानफे थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे जुंडा और उसके 2 चमचे टपक जाते हैं और इन लोगों को एंजॉय करते देखकर जुंडा एक बार फिर से जिंगाओ से लड़ने की बातें करने लगता है।
जिंगाओ भी स्मार्टनेस दिखाकर जुनटाओ से कहता है कि अगर तुम मुझसे इतना ही बेहतर हो तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है, चलो इस बार हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। एक दूसरे को हराने के लिए ये दोनों रेस्टोरेंट की सबसे स्पाइसी सॉस खाने की कंपटीशन लगा लेते हैं। जुनटाओ को लगता है कि वो बड़ा ही हीरो है, वो इसमें भी जीत जाएगा, पर स्पाइस उसे बर्दाश्त नहीं होती है और बुरे तरीके से वो हार जाता है। सब लोग उसे हारते देखकर, उसकी रोंदू वाली हालत को देखकर उस पे काफी हंस रहे होते हैं। जुनटाओ तो जाते जाते इन्हें कह देता है कि इस बार तो मैं जा रहा हूँ, पर इसके लिए मैं तुम लोगों से रिवेंज जरूर लूंगा। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।